नमस्कार, स्वदेश स्मार्ट शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह ये शो आपके लिए खास रहेगा। अगर आप रियल एस्टेट में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहते हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तब भी ये शो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करना चाहते हैं तो और इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसमें हम पैन इंडिया के हिसाब से आपके लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पूरे भारत में अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़, अलग अलग तरह की रिसर्च, बिल्डर्स के फ्लैट और आपके जो मन में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, उन सबको एक साथ लेके आते हैं। और आज इस कार्यक्रम में खास रहेंगे हमारे 3 मेहमान। पहला, हाउसिंग.com के सीईओ ध्रुव अग्रवाला हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बातचीत। साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज के गौरव पांडे, जो कि कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं, उनसे भी होगी बातचीत। और इसके अलावा संजय दत्त, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं टाटा रियल एस्टेट के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो आप इस 3 विंडो में देख पाएंगे। एक रियल एस्टेट का 360 व्यू आपके सामने रखना चाहते हैं। टायर 1 टायर 2 सिटीज़ के अंदर क्या फ़र्क है, क्या टायर 2 सिटीज़ टायर 3 सिटीज़ बेहतर हैं, ये ध्रुव अग्रवाला बताएंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। कंपनी का आगे का विजन क्या है, प्लान क्या है, ये बताएंगे कंपनी के एमडी गौरव पांडे हमारे साथ। साथ ही इस समय टाटा रियल एस्टेट की जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या ग्राउंड चेक उनका क्या कह रहा है, वो आपको उनसे पता लगेगा, मिस्टर संजय दत्त से। तो इन सब से आपको मैं रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। होम बायर्स के लिए घर खरीदना होगा और भी महंगा। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में 30% तक बढ़ सकते हैं सर्कल रेट। दूसरी तिमाही में गोदरेज प्रॉपर्टीज के मुनाफे में 5 गुना का दिखा उछाल। पिछले साल के मुकाबले आय में भी 3 गुना से ज्यादा की हुई बढ़ोतरी। घरों की सप्लाई में फिर से दिख रही है बढ़त। मैजिक ब्रिक की रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा, अहमदाबाद और ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा बढ़ रही है सप्लाई। नोएडा में घरों की सप्लाई में तो 50% तक की फिर हुई बढ़ोतरी। बेंगलुरु की रियल एस्टेट कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट ने एनसीआर के मार्केट में मारी एंट्री। 7,000 करोड़ रुपए से बनाएगी लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट। गाजियाबाद में बनाएगी ये टाउनशिप। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ा विदेशी निवेश। 2024 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 41% का दिखा उछाल। और ओबरॉय रियलिटी के नए प्रोजेक्ट को शानदार रिस्पांस। थाने के ओबरॉय गार्डन सिटी प्रोजेक्ट्स के लॉन्च के दिन 3 दिन में ही 1348 करोड़ रुपए के फ्लैट कंपनी ने बेच दिए। तो कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं आज बेहद बेहद अपने खास मेहमान से, और वो मेरे पुराने दोस्त भी रहे हैं, मेरे अच्छे मेंटोर भी रहे हैं। और इस पूरी रियल एस्टेट की जर्नी के अंदर उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। उनका नाम है ध्रुव अग्रवाला। ध्रुव, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है और आपकी इंटेलिजेंस आज भी हमारे काम आएगी। ध्रुव, स्टार्ट करते इसी क्वेश्चन से कि देखिए, टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में जब हम सुनते हैं तो कहीं पे 80 करोड़ का फ्लैट है। अभी डीएलएफ की हम बात सुन रहे थे, गुड़गांव में 100 करोड़ रुपए का फ्लैट है। बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी के बहुत ज़्यादा प्राइजेस हैं। लेकिन फिर भी टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। आप मेरे को थोड़ा गाइड कर पाएंगे क्या इस समय टायर 2, टायर 3, इनफैक्ट मैं टायर 4 तक भी चला जाता हूँ, इन सिटीज़ में रियल एस्टेट के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना सही है? तो डिम्पी, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मेरे को अपने शो पे बुलाया। आपसे इतने साल बाद मुलाकात हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द ओल्ड टाइम जब आपके साथ शो किया करते थे। तो यस, आपने यस। बहुत सही सवाल पूछा है। देखिए, लास्ट 1 ईयर में आप कोई भी टियर 1 मार्केट देखें, जो टॉप 8 या 9 सिटीज होते हैं, उनमें हाई डबल डिजिट ग्रोथ रहा है प्राइसेस में। हैदराबाद को अगर हम छोड़ दें, जहां करीब 7-8% रहा है, बाकी सारे सिटीज में हेवी प्राइस राइज हुआ है। जैसे आपने कहा, आप जो रेफर कर रहे हैं, 80 करोड़ का फ्लैट, 100 करोड़ का फ्लैट, ये तो ज्यादातर दिल्ली एनसीआर में एक लोकेशन में हमने देखा है। पर दिल्ली एनसीआर में हमारे डेटा के मुताबिक ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर में 57% प्राइस राइज रहा है। तो ये जो फिनोमिनन है प्राइस राइज का, अगर आप देखें तो अक्रॉस द कंट्री है, अक्रॉस द बोर्ड है। कोई माइक्रो मार्केट्स में, कोई सिटीज में ज्यादा है, कोई में कम है।
बट जो पेंट अप डिमांड हमने देखा था कोविड के बियॉन्ड, वो अभी तक धीरे धीरे करके इट इज वर्किंग इट्स वे आउट ऑफ द सिस्टम। तो बिकॉज ऑफ दैट हाई डिमांड प्राइसेस बढ़े हैं। सेक्टर में बहुत कॉन्फिडेंस भी आया है रेरा के वजह से। दैट हैज आल्सो रिजल्टेड इन डिमांड गोइंग अप। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्ट रेट्स भी देखें, कोविड के बाद काफी कम हो गए थे। उसके बाद आरबीआई ने बढ़ाए हैं, बट फिर भी लास्ट 10 सॉर्ट ऑफ पॉलिसी रिव्यूज में रेट फ्लैट रहा है। और जैसे हम आगे देख रहे हैं वो कम ही होंगे रेट्स। इस वजह से भी डिमांड स्ट्रांग रहा है। वेज इंक्रीजेस पिछले काफी सालों में बहुत अच्छा रहा है, उस वजह से अफोर्डेबिलिटी और बढ़ी है, इसलिए डिमांड बढ़ा है। तो हर तरीके से बहुत कारण से, जैसे मैंने बताया, डिमांड हैज गॉन अप, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर गए हैं। जहां तक देखिए इन्वेस्टमेंट का सवाल है, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप घर एंड यूज के लिए ले रहे हैं, चाहे वो टियर 1 हो टियर 2 हो, उसके लिए कभी कोई गलत टाइम नहीं होता है। इट इज ऑलवेज अ गुड टाइम टू बाय बाय अ होम। क्योंकि अगर आप स्पेकुलेट करेंगे कि प्राइसेस बढ़ेंगे और या कम होंगे, उसमें ज्यादातर आप गलत ही होंगे। अगर आप घर खरीद रहे हैं रहने के लिए और अगले 7 से 10 साल का आपका टाइम होराइजन है, मेरे हिसाब से आप गलत नहीं हो सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर से देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा कि टियर 1 में काफी बढ़ चुके हैं प्राइसेस, और रिस्क ये है कि हम बबल टेरिटरी में पहुंच गए हैं। और अगर इसी इसी तरह रहा, तो मेरे हिसाब से एंड यूजर्स चले जाएंगे मार्केट से, जैसे मैंने कहा, विच कैन लीड टू अ बिट ऑफ अ करेक्शन इन द मार्केट। लेकिन अगर आप टियर 2 में देखें, बहुत माइक्रो मार्केट्स हैं जो अभी भी बहुत अफोर्डेबल हैं। जैसे मैंने कहा, सिटीज जैसे गोवा है, कोची है, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, इन जगहों में अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप अपार्टमेंट्स देखें, चाहे आप प्लॉट्स देखें, मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी अच्छा है। हम्म। हम जैसे हाउसिंग.com हमारा प्लेटफॉर्म है, उस पर हम देखते हैं डिमांड। अगर हम देखें हम्म। तो पिछले 2 या 3 साल में जो टियर 2 और टियर 3 में हमने डिमांड देखा है, वो टियर 1 से कहीं ज्यादा परसेंटेज पॉइंट हायर है। तो वो हम ग्रोथ जो देख रहे हैं डिमांड में, वो टियर 2 टियर 3 से काफी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से दिस कुड बी गुड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, डन। आपने मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें बताई ध्रुव। आप ये कह रहे हैं कि एक तो एंड यूज़र्स को सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा शेकी हो जाएंगे, ऊपर नीचे होगा, वॉलिटिलिटी होगी और फॉल भी हो सकता है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि इंफ्रा अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपने इसका एक एग्जांपल दिया कि जो बॉम्बे दिल्ली रूट है, इस रूट के अंदर कई शहर डेवलप होंगे। 1 लाख करोड़ का तो एक खुद अपने आप में प्रोजेक्ट है, और मेरा मानना है कि अगर 10x हुआ, यानी कि जो आसपास की ग्रोथ हुई, तो ये 10 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी हो सकता है ग्रोथ के मामले में। ध्रुव, एक चीज़ मेरे को समझनी है, मैं एक इंडस्ट्री वेटरन के तौर पर या मैं एक घर का मसले के तौर पर आपसे पता करना चाहूँगा, जो अमूमन लोगों के मन में चल भी रहा होता है। फ़र्ज़ कीजिए मैं ज़ीरकपुर में रहता हूँ, या मैं कोची में रहता हूँ, या मैं लखनऊ में रहता हूँ, लेकिन मैं काम करता हूँ मुंबई में, या मैं काम करता हूँ दिल्ली में। तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैं एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, तो मैं क्या कोची, कोयम्बटूर, ज़ीरकपुर, लखनऊ वहाँ जाके लूँ, या फिर जहाँ मैं काम कर रहा हूँ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, वहाँ पे जाके लूँ? कई बार धर्म संकट सा लगता है कि कहाँ पे लूँ, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ मेरा एंसेस्ट्रल एरिया है। देखिए, ये तो बड़ा आपने पर्सनल सवाल पूछा है। लोगों के पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप रेंटल यील्ड देखें बड़े शहरों में, जहां पे आप एग्जांपल दिया आपने, जैसे मुंबई हुआ, हम्म। दिल्ली हुआ, यहाँ पे कैपिटल वैल्यूज इतने बढ़ गए हैं और रेंटल्स भी बढ़े हैं। लेकिन अभी भी आज के दिन भी रेंटल यील्ड आपका 2 से 3% का है। तो मतलब अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप प्रॉपर्टी रेंट पे लेके रहें, तो इट इज नॉट अ बैड ऑप्शन। और अगर आप के होम टाउन में आपके पेरेंट्स, अगर उनके लिए आप घर खरीदना चाहते हैं, आप विजिट करते हैं ऑन एंड ऑफ, और एक चाहते हैं कि सिमिलर लाइफस्टाइल जो आपका बड़े शहर में है वो वापस होम टाउन में भी रहे, तो बेशक आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जरूरी ये नहीं है कि जहां पे आप रह रहे हैं वहां आपको खरीदना जरूरी है। वहां पे आप रेंट पे भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा रेंटल यील्ड्स इतने हाई नहीं हैं। तो अगर आप पूरा इकोनॉमिक डिसीजन देखें, जो बोरोइंग कॉस्ट है आज के दिन, जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं,
आप जहाँ काम करते हैं वहां पे रेंट पे रहने में कोई गलती नहीं है, और आप बेशक अपने होम टाउन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे नए प्रॉपर्टीज हाई क्वालिटी के आ रहे हैं, अच्छे अमेनिटीज के प्रॉपर्टी आ रहे हैं। और मेरे हिसाब से, जैसे आपने भी ऑब्जर्व किया, मैंने भी कहा, कि अप्रिसिएशन के चांसेस ज्यादा है। ध्रुव, एक क्वेश्चन और आपसे पता करना चाहता हूँ। से मान लो मैं आपकी बात समझ के और आपकी बात को जान के मैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए मन बना चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो मैं इन्वेस्टमेंट्स करना अभी से शुरू करूँ, थोड़ा रुक जाऊँ, या फिर थोड़ा पार्शली या काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है इस समय? कई बार मौका ऐसा होता है ना कि आप कुछ भी खरीद लें तो आपको बेनिफिट होता है। क्या ये मौका वही है, या फिर काफ़ी स्टडी, काफ़ी स्ट्रेटजिकली पैसा लगाने की इस समय ज़रूरत है? देखिए, जो अभी अगर आपने यही सवाल 2 साल पहले पूछा होता, तो हम्म। मैं कहता कि आप बेशक इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उस समय हम जैसे पैंडेमिक से निकल ही रहे थे, 2022 का समय था। हम देख रहे थे कि प्रॉपर्टी में तेजी आ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, और प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल थे, क्योंकि हम जैसे हमने देखा कि 2015 और 2020 के बीच में अगर आप एनुअलाइज्ड प्राइस इंक्रीज देखें, करीब टॉप 8 सिटीज में 2 से 3% के मुताबिक के करीब था। लेकिन अब पिछले 2 साल में हमने हाई डबल डिजिट ग्रोथ के प्राइस राइजेस देखे हैं। लास्ट ईयर में, जैसे मैंने कहा, सिटीज लाइक एनसीआर, वहां पे मोर देन 50% प्राइस हाइक रहा है। तो अभी समय ऐसा आया है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आपको थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और आप रुक भी सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज हमेशा आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं। अगर आप थोड़ा वेट एंड वॉच करें, 5 या 6 महीने थोड़ा रिसर्च करें, जैसे आपने कहा, तो बेहतर रहेगा। अभी आप ये ब्लाइंडली नहीं कर सकते हैं। जैसे एक पुरानी कहावत है, हाई टाइड्स लिफ्ट ऑल बोट्स। तो पिछले 2 साल में ऐसा ही हुआ, आपने कहीं पे भी लगाया होगा पैसा, तो वो आपको आज अच्छा खासा रिटर्न दे रहा होगा, इन्वेस्टमेंट। लेकिन अभी अब, क्योंकि अब इतना ऐसा हो गया है सिचुएशन, जहां पे प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सोचना है। पर हैविंग सेड दैट, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आप रहने के लिए घर लेना चाह रहे हैं, पेरेंट्स के लिए घर लेना चाह रहे हैं, तो फिर कोई गलत टाइम नहीं है। आपका होराइजन अगर 7, 10, 12 साल का है, तो अल्टीमेटली यू विल बी इन अ गुड शेप। जो मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा, जहां पे हमको हमेशा सोचने वाली बात है, कि अगर आप ग्रीड में आके कर रहे हैं कि आज मैं खरीदूंगा, 6 महीने में उसको प्राइस बढ़ जाएगा, मैं बेच के निकल जाऊंगा, या 1 साल में, 2 साल में प्राइस बढ़ेगा, मैं बेच के निकल जाऊंगा, वो आई थिंक गलत स्ट्रैटेजी है। ध्रुव, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा एक और भी है। जैसे कई बार हाइप्ड होती है कई सिटीज़ को लेकर, जैसे रिसेंटली अब आजकल गोवा को लेकर हो रही है या हैदराबाद को लेकर होती है, तो ये जो हाइप्ड होती है सिटीज़, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैसे जाया जाए? मतलब क्या सोचना हो, और ये क्यों एकदम से हाइप हो जाती है? मैं गोवा के प्राइसेस सुनता हूँ, हर दूसरा आदमी मेरे को गोवा के बारे में बता रहा है। तो डिम्पी, अगर हम खासकर गोवा की बात करें, क्योंकि वहां पे थोड़ा हाइप ज्यादा है, वहां पे देखिए, पैंडेमिक के दौरान बहुत लोग बड़ी बड़ी शहरों को छोड़कर वो जाकर गोवा में कुछ दिन रुके। तो उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि वहाँ का माहौल अच्छा है, हवा की क्वालिटी अच्छी है, रिलैक्स लाइफ है, और खासकर अगर आप रिमोट वर्किंग कर रहे हो, तो उससे बेहतर जगह आज के दिन ढूंढना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से पैंडेमिक के बाद वहाँ काफी बूम आया, वेकेशन होम के कारण से। तो लोगों ने ये सोचा कि भाई, बड़े शहर में तो घर है ही हमारा, अगर हम गोवा में ले ले घर एज अ वेकेशन होम, तो कभी भगवान ना करे ऐसा समय फिर आया कोविड जैसा, तो हम गोवा में जाके अपने घर में रह सकते हैं। तो दैट ड्रोव द बूम। वैसे भी अभी हम देख रहे हैं कि सेकेंड होम का जो मार्केट है इंडिया में, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो माउंटेन्स में, हिल्स में सेकेंड होम हो। तो इस वजह से गोवा की मार्केट में तेजी है। दूसरी बात यह है, गोवा के मार्केट में जो एक बहुत यूनिक चीज है इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े शहरों में रेंटल यील्ड जो है करीब 2 से 3% के हैं। तो अगर आप गोवा का मार्केट देखें, बिकॉज ऑफ वेकेशन होम्स और टूरिस्ट इतने आते हैं, अगर आप गोवा में विला खरीदते हैं,
और अगर आप हर समय वहां रहते भी नहीं हैं और अगर आप वो विला मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं या एयरबीएनबी के थ्रू रेंट पे चढ़ा देते हैं, आप कम से कम साल में 8% के तकरीबन रेंटल यील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नॉट ओनली वहां पे आप कैपिटल अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको आमतौर से रेंटल यील्ड भी आता है जो आपके बाकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है आज के दिन। तो इस वजह से मेरे हिसाब से गोवा में ये फ्रेंजी है जो आपने कहा, बहुत चर्चा हो रही है, इस वजह से हो रही है। और मेरे हिसाब से जो इंडिया का भी डेमोग्राफिक है, जिस तरीके से हम वेज ग्रोथ देख रहे हैं, जिस तरीके से इकोनॉमी हमारी डेवलप हो रही है, जिस तेजी से, और जो मेरा व्यू ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पे है अगले 10 साल में, मेरे हिसाब से वेकेशन होम्स का जो ये एक ट्रेंड है वो बढ़ता ही रहेगा। और गोवा जैसी बहुत कम जगह है इंडिया में, तो वहां तो डिमांड आपका स्ट्रांग रहेगा। तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छी जगह है क्योंकि आपको रेंटल यील्ड मिल रहा है 8% का, वो बहुत अहमियत की बात है। पर वैसे भी अगर जैसे गोवा एक बहुत लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो गया है, धीरे धीरे करके और भी ऐसे टाउन्स आएंगे जहां पे वेकेशन होम्स विल बिकम पॉपुलर। तो ये एक ट्रेंड है और ये एक मार्केट है रियल एस्टेट के अंदर जो हमें ध्यान से देखना है, एंड इट कुड प्रोवाइड एन इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है ध्रुव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमने वो सारे क्वेश्चंस पूछे जो इन्वेस्टर्स व्यूअर्स के मन में चल रहे थे और आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ विद द फैक्चुअल डाटा एंड द ग्राउंड चेक वो आपने उसके आंसर्स दिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी आपसे वापस मुलाकात हुई। तो ध्रुव बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में समय देने के लिए। तो ध्रुव के साथ जो आपने हमारी बातचीत देखी, उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा चंक आपके काफ़ी काम आया होगा। और जो क्वेश्चंस हमने पूछे हैं, उम्मीद करते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे, जिसके जवाब आज ध्रुव अग्रवाल ने काफ़ी अच्छे से आपको दिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दो बड़ी कंपनीज, एक तो टाटा रियल एस्टेट यानी कि रियल्टी और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट से आपको रूबरू कराएंगे। मेरे सहयोगी अनुराग शाह ने उनसे बातचीत की है। दोनों कंपनीज के मैनेजमेंट क्या सोचती हैं, रियल एस्टेट को लेकर क्या उनका विजन है, ये सब कुछ छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो मैं अपने सहयोगी अनुराग शाह को अपने साथ कनेक्ट करूंगा, उनके साथ दो टॉप मैनेजमेंट हैं। पहला तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट से बातचीत होगी, गौरव पांडे जो कि कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं। असल में कंपनी के बहुत ही शानदार नंबर आए हैं, करीब 90% के आसपास की तो ग्रोथ छमाही के अंदर हमने कंपनी के अंदर देखी है। गाइडेंस भी काफ़ी बेहतर हुआ है और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग जगह पर अच्छे से रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। मैनेजमेंट से बात करके जरा ग्राउंड चेक लेते हैं, आगे का विजन समझते हैं। ओवर टू यू अनुराग। इस तरह से आपने बताया कि कई सारे लॉन्चेस है, पाइपलाइन में है, तो गुड़गांव से अलावा और कौन से शहर है? और सर जो मुंबई के अंदर जो आपका काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, आपने ईटी नाउ पे भी कहा था कि गोदरेज रिजर्व, उसका किस तरह का रिस्पांस है और आगे चल के आप क्या भविष्य देखते हैं? आई थिंक गोदरेज रिजर्व मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल प्रोजेक्ट्स है हम सबके लिए, बिकॉज एक तो इतना बड़ा लैंड पार्सल बम्बई में मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये मुंबई की शान की तरह हम देख रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में हमने पहले लॉन्च किया था एक पार्ट ऑफ द फेस, जिसमें लगभग 2700 करोड़ का माल बिका था लगभग एक दिन के अवसर पे। और ये बम्बई का इस समय सबसे ज्यादा बिका हुआ प्रोजेक्ट है टिल डेट। अब इसका एक नया हिस्सा हम खोलने वाले हैं बहुत जल्दी। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट उस प्रोजेक्ट के लिए के अभी हमने इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर भी अपॉइंट कर दिया है सिविल वर्क्स के लिए, लेटन करके उनका नाम है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्टर माने जाते हैं विश्व में। और अब ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा चल रहा है। बम्बई में हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। हमने एक प्लॉटिंग लॉन्च किया था कुछ समय पहले, उसका बहुत बढ़िया हमें बेहतरीन रिस्पांस मिला था। और अब हमारा एक नया हिस्सा खुलेगा, एक प्रोजेक्ट है एवेन्यू 11 में महालक्ष्मी में, उसमें हम खोलेंगे। और सीरीज ऑफ बैक टू बैक लॉन्चेस प्लान्ड है। और सर हम देखें कि डिमांड जो आ रही है वो अक्रॉस द बोर्ड आ रही, छोटे शहरों से भी आ रही है। और क्या प्राइस डिमांड आपको लग रहा है कि पिछले साल के मुकाबले कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिस वजह से डिमांड पे कुछ असर है? या देखिए, भारत देश में इस समय एक बहुत ही बढ़िया चीज हो रही है कि गवर्नमेंट के द्वारा किए हुए इन्वेस्टमेंट जो पिछले 10-1 साल में किए गए उसके अब रिजल्ट दिख रहे हैं।
जॉब क्रिएशन बहुत स्ट्रांग चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्ट्रांग चल रहा है, उसी कारण रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में भी एक असर अच्छा आया है। अगर मैं कहूँ डिमांड की और प्राइस के, ज्यादातर सभी शहरों में हम स्ट्रांग डिमांड देख रहे हैं, प्राइसिंग ग्रोथ देख रहे हैं। इनफैक्ट हम स्ट्रगल करते हैं जल्दी प्रोजेक्ट्स को ऐड करने में, बिकॉज कभी कभार ऐसा हो रहा है कि हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं सोच के कि ये इतना प्रतिशत बिकेगा, और डिमांड इतनी स्ट्रांग आती है कि वो हाथों हाथ हमारी एक्सपेक्टेशन के भी ऊपर बिकता है। तो आई थिंक ये बहुत स्ट्रांग ट्रेंड है। ऑफकोर्स कुछ मार्केट इसको लीड कर रही हैं डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्राइसिंग के पॉइंट, और कुछ मार्केट में अभी पिछले 6 महीने में ज्यादा उछाल आया है। बट ये ज्यादातर मैं बोलूंगा बड़े शहरों में तो ये बहुत स्ट्रांगली एविडेंट है। छोटे शहरों में भी अब हम, क्योंकि कुछ शहरों में हम प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं, आपको पता होगा हमने बहुत रिसेंटली पिछले क्वार्टर में इंदौर में भी एक लैंड लिया था, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी तो उसका स्टार्ट ही हुआ है काम करना। मुझे मेल्स आ रही हैं वहाँ के कुछ कस्टमर्स की आ जाती है कि भाई एक प्रोजेक्ट कब लॉन्च हो रहा है। तो लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, बिकॉज अच्छे डेवलपर्स छोटे शहरों में काम है तो हम वहाँ प्लॉटिंग लाते हैं, बट बड़े शहरों में प्राइस की अगर हम बात करें तो जो बढ़ोतरी है वो छोटे शहरों में दिख रही है या बड़े शहरों में दिख रही है, और उसका क्या क्वांटम है कीमतें, जो क्योंकि आप भी जब प्राइसिंग करते होंगे तो उसमें कहाँ पर ज्यादा आपको लग रहा है सर्ज हो रहा है? देखिए, अगर मैं प्राइस ग्रोथ की बात करूं तो ज्यादातर जितने भी वो शहर हैं या वो माइक्रो मार्केट्स हैं जहां पे एंड यूजर्स रहते हैं, वहां सबसे स्ट्रांग मेरे को दिख रहा है। तो अगर हम कहें गुड़गांव में पिछले 2 साल में बहुत अच्छा प्राइस में उछाल आया था, और अब उस शहर में हमने बहुत, पिछले साल हमने लगभग 10,000 करोड़ माल बेचा है एनसीआर में, और प्राइस भी अच्छी आई है। अब ये गुड़गांव में अगर मैं बोलूं तो इस शहर के माइक्रो मार्केट में गोल्फ कोर्स रोड में बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आएगा, क्योंकि वहां पे लैंड सप्लाई कम है, तो ऑफकोर्स प्राइसिंग वहां बढ़ती है जहां लैंड सप्लाई कम होती है। डबल डिजिट प्राइस ग्रोथ हो रही है सर? देखिए, मैं प्राइस परसेंटेज पे तो नहीं बोलूंगा, बट मैं ये बोलूंगा हर ये चीजें दर बर दर अच्छी हो रही हैं। वॉल्यूम ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। प्राइसिंग ग्रोथ देखिए डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर आपके प्रोडक्ट बढ़िया है, आपका लैंड क्वालिटी बढ़िया है, तो प्राइसिंग ग्रोथ है। फॉर्चुनेटली हमारे ज्यादातर जितने हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं पिछले 2, 2.5, 3 साल में, जो लॉन्चेस में काफी हद तक आ रहे हैं और आ रहे हैं, उसमें हमने फिलहाल दोनों चीजें देखी है। और सर, तो रेजिडेंशियल पे ही ज्यादा फोकस रहेगा या कमर्शियल पे भी थोड़ा बहुत शिफ्ट करेंगे आप? देखिए, हमारा मेन फोकस रेजिडेंशियल ही है। हम एक एक एंटिटी है, उसमें 20% इन्वेस्ट भी करते हैं, तो हमारे कमर्शियल में एक एक्सपोजर है, बट लार्जली हम एक प्योर रेजिडेंशियल डेवलपर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का तो एक व्यू पॉइंट आपने सुन लिया, जो कि अनुराग बातचीत करके आपके सामने पॉइंट्स रख रहे थे। लेकिन वापस हम चलते हैं एक और टॉप मैनेजमेंट के पास। उनका नाम है मिस्टर संजय दत्त, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं टाटा रियलिटी के। उनसे भी बातचीत की अनुराग ने ही। आइए जरा कुछ उसकी झलकियां आपके सामने रखते हैं कि एक्चुअली में जब रियल एस्टेट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं तो ग्राउंड चेक क्या होता है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं, इसमें ब्याज दरों का, लेबर का, लोगों की चॉइस का कितना असर होता है, ये आपको संजय बता रहे हैं अनुराग के साथ इस बातचीत में। आइए देखते हैं। प्राइस ग्रोथ सर है वो टियर 2 टियर 3 में ज्यादा रहेगी या फिर बड़े शहरों में रहेगी? मैं समझता हूँ कि बड़े शहरों में ऑलरेडी प्राइस काफी बढ़ चुका है। पिछले 4 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है, कहीं जगह तो 100% बढ़ चुका है। तो मेरे को नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इसी मोमेंटम से प्राइस बढ़ेगा। इन्फ्लेशनरी लिंक्ड प्राइस बढ़ेगा, 4%, 5% बढ़ेगा। एक्सेप्शंस होगी, कुछ मार्केट में जहां पे सप्लाई कम है वहां पे शायद 15-20% भी बढ़े, लेकिन जनरल स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं तो मेरे ख्याल से 4-5% ही बढ़ेगा। लेकिन टियर 2, टियर 3 में जहां पे वैल्यूज कम है, कुछ टियर 2, टियर 3 सिटीज में बाय द वे काफी वैल्यूज बढ़ चुकी हैं, तो वहां पे भी वो उम्मीद नहीं है। लेकिन काफी कितनी बढ़ चुकी है सर टियर 2? वहां पे भी कम से कम 30-40% बढ़ चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट इतना है, कैपिटल इतना है, लोगों की जरूरत इतनी है कि डिमांड काफी हाई है, और काफी समय से वो डिमांड पूरी भी नहीं हुई है। कोविड के टाइम पे लोगों को एहसास हुआ कि उन्हें अच्छा घर चाहिए, उनको एक बड़ा घर चाहिए, उसमें एमेनिटीज चाहिए, उसमें लाइफस्टाइल चाहिए, उनको अब जीना है। अगर उनको जीना है तो उनको ये घर चाहिए, राइट? तो वो पैसे देने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल से वो टियर 2, टियर 3 में प्राइस ज्यादा बढ़ेगी, डबल डिजिट में रह सकते हैं। लेकिन वैल्यू में, क्योंकि टियर 1 सिटीज की वैल्यू इतनी हाई है कि वो 4% भी टियर 2 को भारी पड़ेगा। तो इन्वेस्टर्स हमेशा
टियर 1 की तरफ आकर्षित रहेगा। इस तरह से आपने बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है इन दिनों जो लेबर की शॉर्टेज से भी जूझ रहा है, तो लेबर शॉर्टेज का क्या परिणाम देखने को मिल सकता है, ग्राहकों के लिए कितनी लागत बढ़ सकती है और ये कितनी बड़ी चुनौती है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? कंस्ट्रक्शन की तेजी जिस तरीके से बढ़ रही है और जिसके लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि वो लेबरर्स की शॉर्टेज हो गई है। अब ये शॉर्टेज इसलिए भी हो गई है कि हमारे पास स्किल डेवलपमेंट करने के लिए एकेडमीज एंड इंस्टीट्यूशंस जिस लागत में चाहिए वो हमारे पास है नहीं। दूसरी तरफ जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी उतनी तेजी से डेवलप और स्केल नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट चाहे ओवरनाइट होम्स को अफोर्डेबल कर सकती है अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी तक हम हाईवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट की बात कर रहे थे, लेकिन सिटी के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी के आउटर पेरिफेरी लोकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तेजी से बढ़ा दें तो सारा रियल एस्टेट अफोर्डेबल हो जाएगा। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच ये पूरी चर्चा हमारे सामने लेके आने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से भी उतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपके त्यौहार काफ़ी अच्छे से जा रहे हैं और दिवाली की पहले से अग्रिम बधाई आपको। और आने वाले दिनों में हम और बेहतर इस तरह के शोज़ को करते जाएंगे ताकि आप तक पूरा इंटेलिजेंस, पूरा रियल एस्टेट का एक एक चीज़ पहुंचाए, ना केवल रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट, बल्कि अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं, कुछ डाउट है, उन डाउट्स को भी हम आपके सामने एक्सपर्ट्स की हेल्प से उन सब डाउट्स को हटा पाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।